For the third time in a row, US President Donald Trump reiterated his charge of granting $21 million to India for voter turnout. Trump announcement now on US aid funding. He has said that $21 million for India, $29 million for Bangladesh were released. 4 statements in 1 week made by US President Donald Trump send Indian politics into a frenzy. नमस्कार, मैं हूं राजन झा। शायद डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं कि 8000 सब्सक्राइबर वाले अपने YouTube चैनल पर मैं इस विषय पर एक वीडियो बनाऊं। कई बार मैंने इस पर स्क्रिप्टिंग के लिए रिसर्च करना शुरू किया, परंतु कर नहीं सका। हर बार लगा कि अब मामला पुराना हो चुका है और हर बार की तरह ये वीडियो भी पिट जाएगी। परंतु जितनी बार मैंने यह सोचा, उतनी बार ट्रंप इस पर बयान दे देते। अब मैं प्रेसिडेंट ट्रंप का अधिक समय नहीं लेना चाहता, इसलिए वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की अपील भी कर देता हूँ। चलिए विषय पर आते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 21 फरवरी को दोहराया कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत में मतदाता को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए $21 मिलियन यानी लगभग 182 करोड़ रुपए का फंड दे रहा है। व्हाइट हाउस में गवर्नरों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए $21 मिलियन दिए जा रहे हैं। इस लाइन को याद रखिएगा। आगे उन्होंने कहा कि अमेरिकी एजेंसियां भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश को $29 मिलियन दे रही हैं। बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता लाने के नाम पर $29 मिलियन यानी लगभग 251 करोड़ रुपए एक ऐसी फर्म को दिया गया जिसके बारे में किसी ने कभी सुना ही नहीं था। ट्रंप ने इस पर व्यंग करते हुए कहा कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके पास एक छोटी सी फर्म है और आपको यहाँ वहाँ से $10,000 मिलते हैं, फिर आपको संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार से $29 मिलियन मिलते हैं। उस फर्म में 2 लोग काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वे बहुत खुश हैं। अब तो वे बहुत अमीर हो गए हों। वे बहुत जल्द एक बहुत अच्छी बिजनेस पत्रिका के कवर पर छपे हुए दिखे जा सकेंगे। यदि आप ट्रंप के $21 मिलियन वाले बयान और यूएस एड के मामले को ठीक से नहीं समझ सके हैं, तो मैं इसे कुछ स्पष्ट करने की कोशिश करता हूं। राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के सरकारी खर्चे में कटौती के लिए एक नया विभाग बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। शॉर्ट में इसको डोज बोला जा रहा है। डोज नाम का यह विभाग अमेरिकी सरकार के खर्चे में कटौती कर रहा है ताकि बचा हुआ पैसा अमेरिका के बेहतरी के लिए उपयोग किया जा सके। ट्रंप ने टेस्ला और एक्स के मालिक एलन मस्क को इस विभाग का प्रमुख नियुक्त किया है। कार्यभार संभालने के बाद एलन मस्क को अमेरिका द्वारा अलग अलग देशों में अनावश्यक फंडिंग की जानकारी प्राप्त हुई। अमेरिका सरकार यह फंडिंग सरकार की एजेंसी यूएस एड के माध्यम से कर रही थी। यूएस एड यानी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। एलन मस्क ने यूएस एड द्वारा भारत को मिल रही $21 मिलियन यानी कि 182 करोड़ रुपए की मदद पर रोक लगा। इसके अतिरिक्त यही संस्था बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता के नाम पर $29 मिलियन की भारी रकम लुटा रही थी, जिस पर मस्क ने रोक लगा। इसकी जानकारी डोनाल्ड ट्रंप ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में दी। पिछले दिनों ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा था कि बाइडेन प्रशासन ने भारतीय चुनाव प्रभावित करने के लिए यूएस एड द्वारा फंडिंग की थी। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for. इसके बाद सत्ताधारी बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। इसके बाद 14 फरवरी को ट्रंप ने इसे दोहराते हुए कहा कि भारत ने वोटिंग टर्नआउट बढ़ाने के लिए अमेरिका $21 मिलियन खर्च कर रहा था, जिस पर हमने रोक लगा दी। ट्रंप के इस ऐलान के बाद इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी जिसका शीर्षक कुछ इस प्रकार था: टीम मस्क फ्लैग्स ट्रंप वेव बट अ फैक्ट चेक, $21 मिलियन डिड नॉट गो टू इंडिया फॉर वोटर टर्नआउट वाज फॉर बांग्लादेश। यानी इंडियन एक्सप्रेस यह कहना चाह रहा था कि $21 मिलियन की राशि 2022 में भारत के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए मंजूर की गई थी। इंडियन एक्सप्रेस ने इसे फैक्ट चेक बतलाया। इसे लेकर कांग्रेसी भाजपा नेताओं पर हमलावर हो गए। उन्होंने इस रिपोर्ट के बल पर भाजपाइयों को झूठा साबित करने की कोशिश की, परंतु ऐसा लग रहा था मानो ट्रंप तक यह जानकारी पहुंची और अगले ही दिन ट्रंप ने इंडियन एक्सप्रेस की सारी होशियारी झाड़ दी। $18 million for helping India with its elections. What the hell? Why don't we just go to all paper ballots? Let them help us with their elections, right? Voter ID. Wouldn't that be nice? We're giving money to India for elections. They don't need money. 21 फरवरी को ट्रंप ने और अधिक स्पष्टता से दोहराया कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत में मतदाता को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए $21 मिलियन की योजना का फंड दे रहा था। We're giving $21 million for voter turnout in India. What about us? I want voter turnout too, Governor. $29 million to strengthen the political landscape in Bangladesh. Went to a firm that nobody ever heard of. Got $29 million. They got a check. Can you imagine? You have a little firm, you get 10,000 here, 10,000 there. And then we get $29 million from the United States government. There are 2 people working in that firm. 2 people. I think they're very happy.
They're very rich. They'll be on the cover of a very good business magazine pretty soon. बांग्लादेश में राजनीतिक परिदृश्य को मजबूत करने के लिए $29 मिलियन एक ऐसी फर्म को दिया गया जिसके बारे में किसी ने कभी सुना ही नहीं। मित्रों, इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने 2 अलग-अलग बयान दिए। एक बार खेड़ा ने कहा कि अमेरिकी संस्थान द्वारा अनुदान का दिया जाना भाजपा के मुंह पर तमाचा है। खेड़ा ने कहा, अजीत डोभाल, IB और रॉ कहां हैं? अगर 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर आपके देश में आ सकते हैं तो यह उनके यानी भाजपा के चेहरे पर तमाचा है कि यूएस एड भारत में नरेंद्र मोदी जी को डिस्टेबलाइज अस्थिर करने के लिए $21 मिलियन दिया। भाई कहां है आपके डोवल साहब, कहां है आपकी IB? बाद में उन्होंने अपना बयान बदल दिया और कहा कि पैसा 2012 में आया था, तो क्या उन्होंने उस पैसे से 2014 का चुनाव जीता था? नहीं, 2012 में जब यूपीए की सरकार थी तब आया था। तो 14 का रिजल्ट जो आपका पक्ष में आया, क्या आप उस पैसे से जीते? मित्रों, ट्रंप के दावे के बाद बाइडेन से ज्यादा तो कांग्रेस के खेड़ा परेशान लग रहे हैं। यहाँ यह बात बतलानी जरूरी है कि वर्ष 2012 में एस भाई कुरैशी के नेतृत्व में चुनाव आयोग और IFES यानी इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम के बीच एक समझौता हुआ। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को फर्जी बतलाते हुए बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी अपने एक्स पोस्ट पर इस बात का उल्लेख किया। मालवीय ने लिखा कि IFES अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है। सोरोस के संगठन को मुख्य रूप से यूएस एड द्वारा फंड मिलता है। प्रश्न है कि 2012 में हुए समझौते के बाद क्या 2014 और उसके बाद हुए चुनावों में संस्था द्वारा फंडिंग नहीं हुई होगी? यदि हुई, जैसा कि ट्रंप दावा कर रहे हैं, तो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख क्यों नहीं? और यदि नहीं हुई तो खेड़ा क्यों इसे भारत और भारतीय एजेंसियों की नाकामी बतला रहे हैं? फिर बाद में यह क्यों कहा गया कि बीजेपी ने ही इस फंड का इस्तेमाल कर 2014 का चुनाव जीता? और यदि बीजेपी ने अप्रत्यक्ष रूप से सोरोस से सहायता ली, तो अब सोरोस उसी बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए इतने उतावले क्यों हैं और कांग्रेस की मदद क्यों कर रहे हैं? लोकसभा चुनाव से पहले और बाद में भाजपा नेताओं, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हैं, ने कई बार देश में विदेशी ताकतों द्वारा सत्ता परिवर्तन की कोशिश की बात रही। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी को टारगेट किए जाने से लेकर देश को जातियों में विभाजित करने की कोशिश तक में विदेशी फंडिंग और नैरेटिव का इस्तेमाल हुआ था। अडानी पर हिंडनबर्ग की पेड रिपोर्ट आने के बाद विपक्षी दल और वामपंथी मीडिया समूहों ने इसे इस तरह लपका मानो वे इसके लिए तैयार बैठे। बाइडेन प्रशासन ने ही न्यूयॉर्क कोर्ट में अडानी के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी, जबकि उन पर लगे आरोप का अमेरिका और वहां के लोगों से कोई लेना देना नहीं था। विगत दिनों अमेरिकी सांसदों ने इसके लिए जांच की मांग की। सांसदों ने अडानी ग्रुप पर की गई कार्रवाई को एक गलत और खतरनाक फैसला करार दी। अमेरिकी सांसदों का कहना था कि अडानी ग्रुप द्वारा भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगा था, जो पूरी तरह भारत का मामला है। ऐसे में इसे भारतीय एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए था, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने इसे जबरन अमेरिका के हितों से जुड़ा मामला बना दिया। सांसदों ने नई अटॉर्नी जनरल पामेला बॉन्डी को एक चिट्ठी लिखी है और इस मामले की पारदर्शी जांच पर जोर दिया। अब इन घटनाओं को जोड़कर देखते हैं। जॉर्ज सोरोस हिंडनबर्ग को फंड करता है। हिंडनबर्ग ने अडानी के खिलाफ रिपोर्ट लिखी। राहुल गांधी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर हमला बोला। यह संयोग है या साजिश? OCCRP को सोरोस की संस्था फंड करती है। OCCRP ने भी अडानी के खिलाफ रिपोर्ट लिखा। राहुल गांधी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर हमला बोला। यह संयोग है या साजिश? बाइडेन के इशारे पर न्यूयॉर्क कोर्ट में अडानी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। राहुल गांधी समेत विपक्ष ने इस पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। अब अमेरिकी सांसदों ने इस पर जांच की मांग की है। यह संयोग है या साजिश? चुनाव से ठीक पहले अमेरिकी नेताओं व अन्य लोगों का केवल विपक्षी दलों के नेताओं से मिलना कोई संयोग था या साजिश? मित्रों, आपको याद है कि लोकसभा चुनाव के बीच OpenAI ने यह दावा किया था कि कांग्रेस ने मोदी विरोधी नैरेटिव बनाने और उसके प्रचार की जिम्मेदारी इजराइल के एक फर्म को दी, जो भारत में चुनाव प्रभावित कर रही। इस कंपनी को इजराइल की एक पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजमेंट फर्म STOIC द्वारा संचालित किया जा रहा था। AI का इस्तेमाल कर जनता की राय में हेरफेर करने या राजनीतिक परिणामों को प्रभावित करने का दावा भी किया गया। इजराइल से संचालित अकाउंट्स के एक ग्रुप का उपयोग सीक्रेट कैंपेन के लिए कंटेंट बनाने और उसे एडिट करने के लिए किया गया था। ये कंटेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेबसाइट और यूट्यूब पर शेयर किया गया था। मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने तो पिछले दिनों यह स्वीकार भी किया था कि वे अमेरिकी डीप स्टेट के साथ मिलकर काम कर रहे थे। दक्षिणपंथियों की रीच अचानक कम कर दी। हजारों फॉलोअर्स वालों की पोस्ट उनके फ्रेंड सर्कल में एडेड लोग भी नहीं देख पा रहे हैं। यह संयोग है या प्रयोग? भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में अमेरिकी डीप स्टेट वाले कामयाब रहे। मित्रों, 2005-06 में अमेरिका और बांग्लादेश की तत्कालीन पीएम शेख हसीना के बीच रिश्ते खराब हो गए थे। वे बांग्लादेश में अपना सैन्य अड्डा बनाना चाहते थे और शेख हसीना इसकी इजाजत नहीं दे रही। 2007 में अमेरिकी काउंसिल जनरल ने मोहम्मद यूनुस के साथ सीक्रेट मीटिंग की। यूनुस डेमोक्रेट्स के करीबी रहे हैं, उनको फंड भी किया है, चुनावों में कैंपेनिंग भी की। इसी काम के पारितोषिक के रूप में ओबामा प्रशासन ने उन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिलवाने के लिए लॉबिंग की। फिर जब अमेरिका में ट्रंप की हार हुई
और जो बाइडेन चुनाव जीत गए तो डीप स्टेट वाले अपने मिशन पर लग गए। बांग्लादेश में हुए विद्रोह के दौरान अमेरिका ने ही मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुखिया नियुक्त करवाया था। इसकी पुष्टि मोहम्मद यूनुस के अमेरिका दौरे पर भी हुई थी। The whole nation, they mobilized the whole nation together. It's not just the young people. Every single person in Bangladesh support this cause. And I'm very happy at the support of the people of the United States to make that happen. खुद यूनुस ने स्वीकार किया था कि बांग्लादेश में हुआ विद्रोह पूरी तरह अमेरिका में प्लान किया गया। वहां तो वे कामयाब रहे, लेकिन भारत में पूरी तरह कामयाब नहीं हो सके। पीएम मोदी को चुनाव जीतने से नहीं रोक सके। लेकिन यदि आज अमेरिकन डीप स्टेट की चर्चा करो तो अमेरिका से लेकर भारत तक कहा जाता है कि नहीं, डीप स्टेट जैसी कोई चीज है ही नहीं। अमेरिका वाले कहते हैं हम दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देते तो भारत में किसान आंदोलन के समय रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग जैसों को कौन फंडिंग कर रहा था? इनको हमारे देश के आंतरिक मामलों से क्या मतलब? एक साधारण भारतीय को अब ये बातें समझ में आने लगी। भारत समझता है कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी आतंकियों की हत्या के लिए भारत पर आरोप कैसे लगाते हैं। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, हरदीप सिंह निज्जर। मित्रों, ट्रूडो ने किसी अमेरिकी जांच एजेंसी के हवाले से ही कहा था ना कि खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है। मित्रों, यदि अमेरिकी डीप स्टेट गुरपरवंत सिंह पन्नू को संरक्षण नहीं दे रहा तो अमेरिका में बैठकर वह देश में हिंसा फैलाने की बात कैसे कर सकता था? कौन सी ताकत है जिसके बल पर पन्नू उछल रहा है? भारतीय हुकूमत टुकड़े टुकड़े कर देंगे। पहली बार सत्ता पक्ष और विपक्ष इस बात पर राजी हो गए हैं कि देश में चुनाव प्रभावित करने के लिए अमेरिका से पैसा आया। अभी तक सत्ता पक्ष यानी बीजेपी वाले कह रहे थे कि अमेरिकन डीप स्टेट वाले रिजीम चेंज करने की फिराक में वे पीएम मोदी और बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए पैसा बहा रहे हैं। यह बात जॉर्ज सोरोस भी कह चुके थे कि भारत में सरकार बदलने के लिए वे फंड कर रहे हैं। वे चाहते हैं नरेंद्र मोदी का शासन खत्म। मित्रों, नरेंद्र मोदी का शासन खत्म हो जाए, इससे फायदा किसको होगा? स्वाभाविक है, कांग्रेस। सोचने वाली बात यह है कि मोदी जी चुनाव हारने के लिए तो पैसे लेंगे नहीं। अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों दल चाहते हैं कि श्वेत पत्र जारी हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। जो कांग्रेस कल यह कह रही थी कि कोई पैसा नहीं लिया गया, अचानक कहने लगी कि पैसे का आना बीजेपी की फेल्यूर है, और अब कहने लगी कि पैसा गया कहां, उसका हिसाब दीजिए। आगे देखते हैं कांग्रेस और क्या क्या कहती है। आज वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। सहायता करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।